सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपकी डिलेट फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यानी कि आपके जो फर्स्ट पेपर है इसके लास्ट चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। और ये आपका लास्ट चैप्टर है, ये है सांख्यिकी, जिसमें हम बहुलक, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है आपका, और इसके बाद आपका पूरा का पूरा जो फर्स्ट पेपर है ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए सांख्यिकी होता क्या, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। सामान्य रूप से सांख्यिकी शब्द को लैटिन शब्द स्टेटस से उद्धृत किया गया, जिसका अर्थ होता है राजनीतिक राज्य से। परंतु कुछ व्यक्ति सांख्यिकी की उत्पत्ति जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक तथा फ्रेंच भाषा के स्टैटिक्विज से मानते हैं, परंतु इन सभी शब्दों का तात्पर्य राजनीतिक राज्य अथवा एक स्वतंत्र राष्ट्र से है। प्राचीन काल में सांख्यिकी का कार्य आधिकारिक तौर पर राजाओं के लिए सूचनाएं एकत्र करने तथा उनके विश्लेषण के लिए किया जाता था। सांख्यिकी शब्द के अनेक प्रयोग होने के कारण सांख्यिकी की परिभाषाओं में बहुत विविधता पाई जाती है तथा प्राचीन काल की अपेक्षा आधुनिक काल में सांख्यिकी का अर्थ बहुत अधिक भिन्न मिलता है। विभिन्न लेखकों ने सांख्यिकी को विधि रूप में निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले देखिए सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किए गए संख्यात्मक आंकड़े के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना तथा निर्वाचन की रीतियों का विवेचन करता है। सिम्पसन और काफ्का के अनुसार आजकल सांख्यिकी शब्द का तात्पर्य उस विधि से है जो मात्रात्मक सूचना से संबंधित होती है। इसमें मात्रात्मक सूचना का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। जैसे किसी देश की जनसंख्या हुई या किसी राज्य की जनसंख्या हुई, वहां की साक्षरता की दर हुई, वहां के लोगों की आय की दर हुई, कितने मिडिल क्लास हैं, कितने अपर क्लास हैं, कितने लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, कितनी गरीब हैं कितनी संख्या में। इस तरीके से बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दी है, एग्जाम में पूछता है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, तो ये बाउले ने दी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसकी माप करने का विज्ञान है। इसके अलावा सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान भी कहा जाता है। अब देखिए किंग ने क्या इसकी परिभाषा दी है सांख्यिकी की, गणना या अनुभवों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक तथा अथवा सामाजिक धारणाओं पर निर्णय करने की नीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। वेस्ट ने देखिए क्या परिभाषा दी है, सांख्यिकी गणितीय तकनीकी तथा प्रक्रियाओं से संबंधित वह विषय है जिसकी सहायता से आंकिक आंकड़ों का संग्रह, व्यवस्थापन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। अनुसंधान अध्ययनों में ऐसे मात्रात्मक आंकड़ों की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी मापन, मूल्यांकन तथा अनुसंधान का यंत्र है। अब इससे फायदा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अब कोई चीज हमें करना है, कोई भी जो योजना है वो हमें पूरे देश में लागू करना है। ठीक है, अब कोई भी योजना मान लीजिए जैसे नीति आयोग बनाता है कोई योजना, तो उसको एकाएक, हमारा देश इतना बड़ा है तो पूरा का पूरा जो योजना है वो पूरे देश में एकाएक वो नहीं फैलती है। ठीक है, पहले उसे हम किसी एक राज्य में करके देखते हैं, फिर 2 राज्यों में, फिर 4 राज्यों में, फिर हम पूरे देश में धीरे धीरे उस योजना का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो यहाँ पर सांख्यिकी होती है इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ समूहों के ऊपर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उस समूह में सभी वर्ग के लोगों को लेकर के उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अतः सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी शोध कार्यों को करने का यंत्र होता है जिसकी सहायता से अध्ययनों तथा शोध कार्यों को करने में सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी की सहायता से मापन तथा मूल्यांकन भी किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सांख्यिकी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए सांख्यिकी की उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण निम्न प्रकार से है। पहला है सांख्यिकी के परिणाम केवल एक संख्या
क्या अलग अलग तथ्य नहीं हो सकते हैं, अपितु सांख्यिकी का परिणाम औसत पर निर्भर करता है। जैसे सड़क पर किसी स्थान ए पर दुर्घटना सांख्यिकी नहीं है, परंतु यदि उसी स्थान पर एक वर्ग के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाएं सांख्यिकी कहलाती हैं। अतः स्पष्ट है कि सांख्यिकी समूहों का अध्ययन है। यहाँ पर क्या चीज कही जा रही है कि एक ही स्थान पर अगर बार बार जैसे एक बार घटना हो गई तो कोई बात नहीं, 2 बार हुई तो भी चलो ठीक है, 3 बार हो रही है, 4 बार हो रही है, 5 बार हो रही है, 6 बार एक ही जगह पर घटना बार हो रही है, तो वहां पर वो एक तरीके से वो जगह जो होती है वो गणना का विषय बन जाती है, या फिर उस पर सांख्यिकी तरीके से जब समूह हमें मिल जाता है, यानी कि कई घटनाएं समूह में मिल गई, तब उसका क्या करते हैं हम अध्ययन करना शुरू करते हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या दिक्कत है, यू टर्न की समस्या है, आखिर में यहाँ पर इस जगह पर आखिर में इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं। तब हम क्या करते हैं, सर्च करना शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए, सांख्यिकी में केवल उन्हीं तथ्यों की अभिव्यक्ति की जाती है जिन तथ्यों को संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो। गुणात्मक तथ्यों का वर्णन सांख्यिकी में तब तक नहीं होता जब तक कि उन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त न किया जाए। जैसे अंधापन, बहरापन, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणात्मक तथ्यों को सांख्यिकी में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। सांख्यिकी में अभिव्यक्त कराने के लिए इन गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक इकाइयों के रूप में प्रकट करना होगा। जब गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि 5 फीट 6 इंच लंबाई तथा 6 फीट 4 इंच चौड़ाई आदि, ये गुणात्मक तथा सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, सांख्यिकी में आंकड़ों के संकलन का उद्देश्य स्पष्ट, निश्चित तथा पूर्व नियोजित होना चाहिए। जैसे खाद्य पदार्थों को संकलित करते समय यह जान लेना आवश्यक है कि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है या नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सांख्यिकी का महत्व और क्या उपयोग है इसका। इंपॉर्टेंस एंड यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसके महत्व और उपयोग के बारे में हम जानेंगे तभी ये चैप्टर पढ़ने में हमें अच्छा लगेगा। सांख्यिकी का महत्व समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। मनोविज्ञान में सांख्यिकी का विशेष स्थान है। सांख्यिकी के सहयोग के बिना शिक्षक विद्यार्थियों की उन्नति की सही सूचना नहीं प्राप्त कर सकते। सांख्यिकी का महत्व व उपयोग निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है शिक्षण विधियों का मूल्यांकन। शिक्षण की प्रभावशीलता की गणना करने में सांख्यिकी की विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कार्य में त्रुटि, पाठ्य सामग्री में त्रुटि आदि का निदानात्मक परीक्षण सांख्यिकी द्वारा किया जाता है। इसके बाद है छात्रों का वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आंकड़ों को परिवर्तित किया जाता है, गणनाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। फिर है प्राप्तांकों की व्याख्या। विभिन्न विषयों में छात्रों के प्राप्तांकों की तुलना करने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए किसी छात्र की स्थिति का ज्ञान केंद्रवर्ती मानों की सहायता से किया जाता है। फिर है विद्यालय प्रबंधन। फिर यहाँ पर देखिए है विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट। सांख्यिकी का उपयोग विद्यालय प्रबंधन की योजनाएं तथा बजट बनाने में किया जाता है। वार्षिक आय एवं व्यय की गणना सांख्यिकी द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सांख्यिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सुविधा की दृष्टि से हम सांख्यिकी को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला है हम आंकड़ों के आधार पर। हम सांख्यिकी को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं आंकड़ों के आधार पर। पहला है प्रांचल सांख्यिकी, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। प्रांचल सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसके अंतर्गत उन आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य वितरण वक्र की अवधारणा पर निर्भर करते हैं। अर्थात ये आंकड़े ऐसी जनसंख्या या समूह से एकत्र किए जाते हैं जिनमें सामान्य वितरण की विशेषता उपलब्ध होती है। फिर है अप्रांचल सांख्यिकी, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो अप्रांचल सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसके अंतर्गत उन आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य रूप से वितरित ना हो। अर्थात यह वह सांख्यिकी है जिसमें प्रांचल सांख्यिकी की मूलभूत मान्यताओं का पालन नहीं किया जाता है। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर आपने देखा था, दूसरा क्या है उपयोगिता के आधार पर। तो हम सांख्यिकी को निम्न भागों में बांट सकते हैं उपयोगिता के आधार पर। पहला है वर्णनात्मक सांख्यिकी। तो वर्णनात्मक सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसकी सहायता से किसी समूह या वर्ग की प्रकृति तथा स्वरूप आदि का वर्णन सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार की सांख्यिकी में आंकड़ों का संकलन करके उनको सारणीबद्ध किया जाता है तथा फिर आंकड़ों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए
सांख्यिकीय मानों की गणना की जाती है। फिर है अनुमानिक सांख्यिकी। तो अनुमानिक सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसकी सहायता से घटनाओं के बारे में अनुमानित किया जाता है। अर्थात अनुमानिक सांख्यिकी का तात्पर्य उन सांख्यिकी विधियों से है जिनके द्वारा अनुमान लगाए जाते हैं। इस सांख्यिकी में प्रतिदर्श आंकड़ों की सहायता से अध्ययनकर्ता जनसंख्या के संबंध में अनुमान लगाता है तथा इस अनुमान लगाने में वह सांख्यिकी विधियों का उपयोग करता है। अतः इसी कारण से अनुमानिक सांख्यिकी को प्रतिचयन या प्रतिदर्श सांख्यिकी कहा जाता है। इसके बाद है भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी। तो प्रेडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसकी सहायता से जब कोई अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान कार्य करता है तो वह अपने अनुसंधान परिणामों के आधार पर उन अध्ययन इकाइयों के व्यवहार के संबंध में भविष्य कथन कर सकता है। जिन अध्ययन इकाइयों के व्यवहार का उसने वैज्ञानिक अध्ययन किया है, भविष्य कथन करने में सांख्यिकी विधियां बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं और इनके उपयोग के बिना वैज्ञानिक ढंग से भविष्य कथन करना संभव नहीं होता है। अब यहाँ पर आंकड़े यानी कि डाटा, इन्हीं के आधार पर ये पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। आंकड़े होते क्या हैं, इनका वर्गीकरण पहले हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, सांख्यिकी गणनाओं का विश्लेषण करने के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों को संकलित इकट्ठा करना होता है। इसके पश्चात संकलित किए गए आंकड़ों को अनुसूची में लिखना होता है। इन आंकड़ों से अध्ययन समस्या की महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी नहीं मिलती है। अतः इस प्रकार से अर्जित किए गए आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होते। उपयोग करने के लिए इन अर्जित आंकड़ों को क्रमबद्ध करना होता है। अतः मापन के आधार पर अर्जित आंकड़ों को एक विशेष क्रम में रखने की प्रक्रिया आंकड़ों का व्यवस्थापन कहलाती है। इन एकत्रित आंकड़ों को सरल, आसान एवं संक्षिप्त करने की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला है वर्गीकरण, दूसरा है सारणीकरण और तीसरा है रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इस अध्याय में हम आंकड़ों तथा आंकड़ों से संबंधित वर्गीकरण और सारणीकरण एवं रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण तीनों के बारे में ही हम सीखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए आंकड़ों के अर्थ में मीनिंग ऑफ डाटा में सबसे पहले देखिए मीनिंग ऑफ डाटा यानी कि आंकड़ों का अर्थ क्या होता है। तो आंकड़ों का अर्थ यहाँ उस जानकारी से है जिसका उपयोग सांख्यिकीय गणनाओं में करके हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, अर्थात जिसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें किसी कक्षा के विद्यार्थियों की योग्यता का मापन करना है तो मापन के लिए एक परीक्षा कराई जाती है। उस परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांक ही आंकड़े कहलाते हैं तथा यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के व्यवहार के किसी पहलू से संबंधित हो सकती है। गिलफोर्ड के अनुसार यह संख्यात्मक आंकड़े 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला वे आंकड़े जो गिने जा सकते हैं, जैसे 10 छात्र, 20 पेन, 10 कार आदि, इन्हें गणनाश्रित आंकड़े कहते हैं। तथा दूसरे वे आंकड़े जो गिने तो नहीं जा सकते परंतु मापे जरूर जा सकते हैं। ये मापनीय आंकड़े कहलाते हैं, जैसे कि 2 लीटर पानी, 5 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा आदि। अब देखिए आंकड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाटा। तो देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। तो पहला है प्राथमिक आंकड़े, दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। तो देखिए प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, प्राइमरी डाटा। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी घटना के प्राथमिक स्रोत पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के आंकड़े किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। इस कारण ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों का कोई भी समूहीकरण, औसतीकरण आदि नहीं किया जाता है। फिर है द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों से भिन्न होते हैं। द्वितीयक आंकड़े घटना के द्वितीयक स्रोत पर आधारित होते हैं। यदि आंकड़े पहले से ही किसी के द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए गए हैं तो आंकड़ों का स्रोत द्वितीयक कहलाता है। आंकड़े किसी एक विभाग के लिए प्राथमिक हो सकते हैं तथा वही आंकड़े दूसरे विभाग के लिए द्वितीयक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी लिपिक द्वारा लिखे गए जन्म व मृत्यु की संख्या प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, जबकि वही आंकड़े जीवन मृत्यु से संबंधित अनुसंधान में कार्यरत किसी शोधकर्ता के लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो प्राथमिक आंकड़े हैं और द्वितीयक आंकड़े हैं, ये जो दोनों हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर देखिए किसी घटना के प्राथमिक स्रोत पर अगर कोई आंकड़े आधारित है तो वो प्राथमिक कहलाएंगे। ठीक है, तो किसी घटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े क्या हो सकते हैं, वहां पर घटना जो
बिल्कुल जगह होती है घटना की, वहां पर ये घटना क्यों हुई, वहां के जो चश्मदीद थे यानी कि जिन्होंने उस घटना को होते हुए देखा, जो आसपास के लोग थे, उनसे जान करके हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। घटना किस टाइम पर हुई थी, इन सब चीजों के बारे में जब हम पता करते हैं तो एक तरीके से यहाँ पर आंकड़ों का जो जो आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं ये क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े हमने देख लिए। अब यहाँ पर देखिए क्लियर भी कर दिया है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या डिफरेंस होता है। तो उपयुक्त कथनानुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर केवल अवस्था का होता है, दोनों आंकड़ों में निम्नलिखित अंतर है। तो देखिए प्राथमिक आंकड़े मौलिक रूप से एकत्र किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले से ही मौजूद होते हैं, अतः द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं हो सकते हैं। फिर है प्राथमिक आंकड़े एक बार प्रयोग होने के उपरांत द्वितीयक हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े कभी भी प्राथमिक नहीं हो सकते। फिर है प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने में समय लगता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े बहुत कम समय में एकत्र कर लिए जाते हैं। फिर है किसी संस्था द्वारा प्रयोग किए गए प्राथमिक आंकड़े केवल एक बार ही प्राथमिक रह जाते हैं, और द्वितीयक आंकड़े किसी भी संस्था द्वारा कितनी बार भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। फिर है प्राथमिक आंकड़ों का संकलन व्ययपूर्ण है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों का संकलन मितव्ययी होता है। ठीक है, इसके अलावा आंकड़ों को हम दो अन्य भागों में भी बांट सकते हैं, पहला है वर्गीकृत और दूसरा है अवर्गीकृत। ठीक है, तो देखिए आंकड़ों का व्यवस्थापन, शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान के उपरांत जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वे आंकड़े बहुत बड़े तथा अव्यवस्थित होते हैं। इन आंकड़ों को निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला है साधारण व्यवस्था के द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन। तो इस व्यवस्था में मापन द्वारा प्राप्त किए गए मूल आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाकर व्यवस्थित किया जाता है। यह आंकड़ों को व्यवस्थित करने की सबसे सरल विधि है, परंतु इस विधि का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब आंकड़े संख्या में कम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देखिए किसी घटना पर आधारित प्राप्त किए गए 20 आंकड़े इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखिए सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। अब ये सभी मूल आंकड़े अव्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 50 नंबर का टेस्ट हुआ है, तो कोई उसमें 20 नंबर पाया है, कोई 25 पाया है, कोई 10 पाया है, कोई 8 पाया है, कोई 45 पाया है, कोई 40 पाया है, कोई 20 पाया है, कोई 26 पाया है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर अव्यवस्थित रूप से ये आंकड़ा यहाँ पर लिखा रहता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सभी प्राप्त मूल आंकड़े अव्यवस्थित क्रम में है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिख करके इसको हम व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से प्राप्तांक, यहाँ पर देखिए क्रमांक हमने लिख दिया, यहाँ पर प्राप्तांक जिस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है 36 से स्टार्ट हुआ 78 तक है, तो ये पूरा हम क्या करेंगे, एक लाइन से उतार लेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, पहले हम अवरोही क्रम में लिखेंगे और फिर आरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या है, इन सब में जो सबसे बड़ा है, जो संख्या सबसे बड़ी है, तो हम ढूंढेंगे तो हमें दिखेगा कि 78 जो है ये सबसे बड़ा है। तो अवरोही क्रम में जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और आरोही क्रम जो होता है, जो संख्या सबसे छोटी होती है, तो यहाँ पर 36 सबसे छोटा है, तो 36 से हम स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे, 36 के बाद फिर हमको 38 मिलेगा, तो 38, फिर 38 के बाद फिर हम ढूंढेंगे तो हमको यहाँ पर देखिए 40 मिलेगा। ठीक है, फिर 40 के बाद हम और ढूंढेंगे तो यहाँ पर 42 मिलेगा। तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं हम, यानी कि आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में इसी प्रकार से इस डाटा को हम घटते हुए क्रम में, यहाँ पर ये देखिए अवरोही क्रम में चल रहा है, और ये क्या है, ये आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर देखिए ये हम घटते हुए से क्या आ रहे हैं, और बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, यहाँ पर हम बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर आप देखिए जो अवरोही क्रम है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से यहाँ पर हम बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं आरोही में, और अवरोही में घटते हुए क्रम में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ पर अवरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या लास्ट में आ जाएगी और आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब इसके बाद है आवृत्ति व्यवस्था के द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बाय फ्रीक्वेंसी एरी मेथड।
तो इस व्यवस्था में मापन द्वारा प्राप्त किए गए मूल आंकड़ों को हम आवृत्ति के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार की विधि का उपयोग हम उसी अवस्था में करते हैं जब आंकड़ों की संख्या कम तथा आंकड़ों की पुनरावृत्ति हो। हम आंकड़ों की पुनरावृत्ति के अनुसार इन मूल आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं। यह पहली विधि की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक होती है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देखिए कुछ आंकड़े हमें इस तरीके से मिले हुए हैं। तो ये सभी प्राप्त आंकड़े अव्यवस्थित क्रम में लगे हैं, अतः इन्हें हम आवृत्ति व्यवस्था के द्वारा निम्न प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आवृत्ति वितरण के द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन। किसी प्राप्तांक के बार बार आने की प्रवृत्ति को हम आवृत्ति कहते हैं। इन आवृत्तियों को विभिन्न रूप में प्रदर्शित करना ही आवृत्ति वितरण कहलाता है। सांख्यिकीय आंकड़ों द्वारा किसी घटना, विशेषता तथा जनसंख्या आदि के विषय में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं और इन एकत्रित परिणामों या प्राप्तांकों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आवृत्ति वितरण आवश्यक। तो ग्लिटमैन ने क्या कहा है आवृत्ति वितरण की परिभाषा में? आवृत्ति वितरण एक व्यवस्था है जिसमें प्राप्तांकों या आंकड़ों का सारणीयन उनकी आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर जो बच्चों ने प्राप्तांक पाया है स्कूल में, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 60, 59, 55, 52, 51। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये क्या है, यहाँ जो बीच में जो यहाँ पर संख्या है जो बच्चे का प्राप्तांक है वो क्या है 50 है। 50 बिल्कुल यहाँ पर देखिए सेंटर में है और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 51, फिर 52, फिर 55, फिर 59, फिर 60। तो ये आरोही क्रम में है और नीचे की तरफ क्या है 50 से कम 47, फिर 46, फिर 45। तो ये नीचे क्या है अवरोही क्रम में है। और 60 यानी कि 60 नंबर ये बच्चा है जो अकेले पाया है इस कक्षा में, इसकी कोई आवृत्ति नहीं हुई है, यानी कि अकेला है ये बच्चा जो 60 नंबर पाया है। फिर 59 पाने वाले 2 बच्चे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए आवृत्ति 2 बार आई है। 55 पाने वाला कोई और नहीं है, अकेला है, तो इसीलिए 1 लिखा गया है। 52 पाने वाला भी अकेला है, 51 पाने वाला भी अकेला। अब 50 देखिए 2 बच्चे पाए हैं। फिर इस तरीके से 47 2 पाए हैं, 46 भी 2 बच्चे पाए हैं, 45 भी 2 बच्चे पाए हैं, 41 भी 2 बच्चे पाए हैं। फिर देखिए 40 अकेले 1 बच्चा पाया, फिर 39 3 बच्चे पाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि इतनी सारी संख्याओं को लिखने से अच्छा है कि जो एक बार आया है उसको एक बार दर्शाएं, जो 2 बार रिपीट हुआ है उसको हम 2 लिख करके वहां पर छुट्टी ले लें, बार बार उस संख्या को हमें ना उतारना पड़े, उस प्राप्तांक को ना उतारना पड़े। इसके बाद है आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन। तो दोस्तों चित्रात्मक प्रदर्शन बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि ग्राफ के माध्यम से कोई चीज हमको पढ़ाई जाती है तो हम आसानी से उसको सीख करके समझ जाते हैं कि कहाँ पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहाँ पर फिर कम हो रहा है, फिर कहाँ पर किस तरीके से चीजें फ्लक्चुएट कर रही हैं। हम आसानी से चित्र को देख करके ज्यादा सीख पाते हैं। जैसे कि जो छोटे क्लास में बच्चे होते हैं उनकी किताबों में रंग बिरंगे बड़े बड़े चित्र बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे चित्रों को देख करके आकर्षित होते हैं। हम आप भी उसी प्रकार से हैं कि हमें चित्रों के द्वारा समझाई गई चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं, लोगों के चेहरे याद रहते हैं। जो चित्र एक बार हमने देख लिया अपने जीवन में, या जहां पर एक बार हम टहल के आ गए, जो अपनी आंखों से हमने देख लिया, वो हम नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी आंकड़ों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन इन आंकड़ों को समझने योग्य बनाने की बहुत सरल विधि है। ग्राफ से बने शब्द ग्राफिक का अर्थ सचित्र है। चूंकि सांख्यिकी आंकड़े इतने कठिन व जटिल होते हैं कि उन्हें समझना साधारण व्यक्ति के समझ से परे होता है, परंतु आंकड़ों के रेखीय प्रदर्शन द्वारा इस समस्या को काफी हद तक दूर कर लिया जाता है। यद्यपि वर्गीकरण तथा सारणीकरण द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों की जटिलता को पर्याप्त मात्रा तक समाप्त कर दिया जाता है, परंतु फिर भी इसे समझना सरल नहीं होता। परंतु बिंदु रेखा से संख्यात्मक तथ्यों को सरल, स्पष्ट तथा प्रभावी ढंग से दर्शाया जा सकता है। बिंदु रेखा का प्रदर्शन ग्राफ पेपर पर किया जाता है। यह ग्राफ पेपर सामान्यतः 1 सेंटीमीटर वर्ग में बटा होता है। ये वर्ग सेंटीमीटर के स्थान पर बड़ी माप के भी हो सकते हैं। ग्राफ पेपर पर 2 रेखाएं खींची जाती हैं, एक क्षैतिज इस तरीके से, एक होता है एक्स एक्सिस पर, दूसरा होता है वाई एक्सिस पर जो बिल्कुल सीधा होता है। तो एक क्षैतिज होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, या जिसको हम लंबवत भी कहते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज को हम अक्षभुजा भी कहते हैं, जो बिल्कुल इस तरीके से क्षैतिज होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है ऊर्ध्वाधर होता है इसको हम वाई अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों अक्षों पर ही जो आंकड़े हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं और इन्हीं पर सारी बातें लिखी होती हैं।
और सामान्यतः हमें इन आंकड़ों को परिणाम के तौर पर दर्शाना होता है। इन आंकड़ों को उदग्र भुजा पर लिया जाता है तथा जब आंकड़ों को माने गए पैमाने के अनुसार वर्गों के खानों में बिंदुओं के रूप में अंकित किया जाता है तथा फिर इन बिंदुओं को मिलाकर रेखा चित्र या ग्राफ तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और अगर क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज शेयर कर दीजिए। कुछ ही क्लासेस और आएंगी, उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, आपका फर्स्ट पेपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फर्स्ट पेपर अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को दोस्तों। और अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सारे विषयों का लिंक मिल जाएगा, सारे विषयों को आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की अगर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।